बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के मामले को अगर आप गौर से देखें तो ये मामला पाकिस्तान में कोई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उठाया नहीं जा रहा, बल्कि ये एक इंतहाई सियासी नौयत का मामला है। और ऑडियो लीक्स तहकीकात पर मुतअद्दिद रिजर्वेशंस आ गई। क्या ऑडियोज की कानूनी और आईनी हैसियत होती है और ये पूरे का पूरा खेल किसके कहने पर खेला जा रहा है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान के ताकतवर हलके क्या आमने सामने आ गए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला जारी है। सिंध से भी कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर IMF ने इनकार क्यों कर दिया और हुकूमत पाकिस्तान की आवाम से सच क्यों नहीं बोल रही, ये भी आज की इस नशिस्त में तफसील से मैं आपको बताऊंगा। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जब आमने सामने आए एक तकरीब में, तो दोनों ने एक दूसरे को किस तरह देखा और क्या कहा, ये भी आज की इस नशिस्त में तफसील से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स तहकीकात का ये मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे को अगर आप पढ़ें तो ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इस तहरीरी हुक्मनामे चंद सवालात उठाए गए हैं जिसका ताल्लुक उन तमाम लोगों से है जो नज़र नहीं आते, नामालूम है, और पाकिस्तान की हुकूमतें इनकी गोद में बैठी हुई हैं और ये समझती हैं कि इनकी हुकूमत इन अफराद के बगैर नहीं चल सकती और हर गलत को सही जो है वो बनाकर पेश किया जा रहा है। अब इस हुक्मनामे में जो सवालात पूछे गए, पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये सवाल पूछे गए हैं और बाबर सत्तार साहब जो हैं माजी में एक टेलीविजन प्रोग्राम करते रहे, रिपोर्ट कार्ड, और बहुत बड़े नाकिद थे, क्रिटिक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मुतअद्दिद इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें की। अब मसला यहां पर यह है कि यकायक क्या ऐसा हुआ कि बाबर सत्तार साहब को ये लगा कि जनाब ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियोज पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा जजेस की हैं। जब आप लीगल हलकों में बैठते हैं तो ये सवाल तो उठेगा कि यार ये तो हमारे घरों तक पहुंच गए, हमारे बेडरूम्स तक पहुंच गए, और हम क्या करते हैं इन्हें तो सारी खबर है, तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ता है। हुक्मनामे में चंद सवालात उठाए गए। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए मामनत का कहा गया है। वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पटिशन में फरीक बनाने की हदायत कर दी गई है। तहरीरी हुक्मनामे में उठाए गए सवालात क्या हैं, ये तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं कि बताया जाए कि आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की क्या इजाजत देता है? जनाब नहीं देता। बरतानिया में एक मिसाल मौजूद है, कानून मौजूद है कि अगर आप किसी की खुफिया रिकॉर्डिंग करके उसे पब्लिक करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता है। और यहां पर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या हुआ, फोन हैकिंग जो स्कैंडल था वो पूरी दुनिया के सामने है, अखबार को बंद कर दिया गया। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है? जनाब नहीं कर सकती। ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान में एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा हुई। पूरी की पूरी रियासती मशीनरी इन ऑडियोज और वीडियोस को इस्तेमाल करती है, चाहे वो मरियम नवाज हो जिसने ऑडियो वीडियोस की, अगर मैं ये कहूं कि वो क्वीन है, रानी है, महारानी है तो गलत नहीं होगा। इन्होंने पूरे का पूरा केस जो था नवाज शरीफ का, उसे सच साबित करने के लिए ऑडियोज और वीडियोस का सहारा लिया। और एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा कह चुकी हैं कि ऐसी ऑडियोज मेरे पास मौजूद हैं, अगर वो मंजर-ए-आम पर आ जाएं तो एक तूफान आ जाएगा। फिर हमने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आपके जो प्रेजेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी ऑडियोज देखी, मरियम नवाज की अपनी ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आई, जजेस की ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आई, कुछ ऑडियोज बनाई गई और फिर एक बयानिया इन ऑडियोज के इर्द गिर्द आपको बनते हुए नजर आता है। अब वो लोग जो ऑडियोज और वीडियोस का सहारा लेकर एक नैरेटिव बनाते हैं ना, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो सवालात पूछे गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने
और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुतल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं? कोई सेफ गार्ड्स मौजूद नहीं है। आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, कौन था, कहां से की गई, उसे ट्रैक आप नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहें तो नहीं करना चाहेंगे। यहां पर 9 मई पे के दिन जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, आपने उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल लिया। तो आप अगर चाहें, यानी कोई एजेंसी चाहे कि ये रिकॉर्डिंग किसने की है, मालूम हो सकता है, लेकिन मसला यहां पर यह है कि रिकॉर्डिंग करने वाले लोग कौन हैं, ये कौन से नामालूम अफराद हैं जो ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं। यही बुनियादी सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया। अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर तमाम जो पीटीए के अंडर जितने भी आपके कंपनीज आती हैं जो इंटरनेट को ऑपरेट करती हैं, मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, इनका बाकायदा एक्सेस पाकिस्तान के इदारों के पास होता है और जब चाहे एक्सेस मिल सकता है। तो इसके ऊपर कोई कानून साजी बाबर सत्तार साहब मौजूद नहीं है। और अगर आप कहें कि क्यों नहीं है, ये एक बुनियादी सवाल है जो हुकूमत वक्त से जरूर होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, यह भी एक बुनियादी सवाल है। रियासत पर जिम्मेदारी आयद होती है या फिर उन लोगों पर जो छुप कर ये सब कुछ करते हैं? लेकिन सवाल ये होगा कि अगर आप जस्टिस काजी फैजी साहब बनने जा रहे हैं तो क्या आप पाकिस्तान के इदारों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। और क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप नामालूम अफराद से पूछ सकें कि भाईजान आप होते कौन हैं किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए? क्या यहां पर नेशनल्स जो सीक्रेट्स हैं, कौमी सीक्रेट्स हैं, क्या वो आउट हो रहे थे, जो आपको ये जरूरत महसूस हुई कि जनाब कोई जासूस मुल्क के अंदर घुस आया और हमें इसकी ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? यहां पर आजम सवादी के साथ क्या हुआ, यहां पर असद उमर के भाई की वीडियोस मंजरेआम पर आई, वो भी गलत था। फिर इसके साथ साथ खान साहब की बहुत सारी ऑडियोज आई, वो भी गलत था। मरियम की ऑडियोज वीडियोज आती हैं, वो भी गलत है, जिसमें वो मीडिया मैनेजमेंट की बातें करती हैं। यानी ये तमाम काम है गलत, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप किस पर आयद करेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है जिसकी तलाश में ये फैसला जारी किया गया और ये तमाम सवालात जो हैं वो रखे गए हैं वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा के सामने और पीटीए के सामने। बताया जाए कि पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इजाजत देते हैं कि स्पीकर आम अफराद की गुफ्तगू लीक होने पर खसूसी कमेटी बना दे? यानी इससे भोंडा मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने नहीं देखा होगा कि पार्लियामेंट का काम है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लोगों को एक तरह से हिरास किया जा रहा है, उनको उठा लिया जाता है, उनकी ऑडियोज वीडियोस की बुनियाद के उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी रख दी जाती है। अब इसी सवाल का जवाब जो है वो बाबर सत्तार साहब ने ये सवाल जो है वो पूछा है। अब जो कल की समाअत हुई और इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने जो सवालात उठाए थे और बाद में हुकूमत से जवाब तलब किया, अदालत ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और व्यूअर्स, इंतहाई अहम नुक्ता जो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है, जब ये बाबर सत्तार साहब ने कल नोटिस किए और जो सवालात रखे गए अदालत की तरफ से हुकूमत वक्त के सामने, इन सवालात का मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बाइकआउट किया गया है। और नोटिस तो आपने जारी कर दिए, लेकिन जिस तरह अदालती इख्तलाफात पर पूरी की पूरी ट्रांसमिशंस होती हैं, इस तरह की कोई बात जो है वो हमें नज़र नहीं आई। आपने यहाँ पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और उमर अता बंदयाल के दरमियान जो एक जंग जारी है, उसके ऊपर कमेटीज बनते हुए, प्रोग्राम्स होते हुए, और जो उस तरफ के सहाफ़ी हैं जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सपोर्ट करते हैं वो ट्वीट्स करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जो सवालात थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, इस पर किसी ने बात करना गवारा नहीं की। अब कौन सी ऑडियो लीक की तहकीकात हो रही हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब, पहले नंबर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब और एक वकील के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जज के बारे में टेलीफोन कॉल, और साबिक वज़ीर आला पंजाब और एक वकील के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंच के सामने कुछ केसेस पेश करने के बारे में टेलीफोन कॉल। अच्छा, अब इसका जो ताल्लुक है ना, आपको याद रखना चाहिए सियासत से कैसे, जो मैंने सवाल इब्तिदा में उठाया, सियासत से जनाब इसका ताल्लुक इसलिए है कि एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है परवेज इलाही के ऊपर, और प्रेशर इसलिए बिल्टअप किया जा रहा है कि या तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, पंजाब के अंदर धड़ा बनाएं, या फिर काफली के अंदर वापस चले जाएं, लेकिन इमरान खान के साथ आपने नहीं रहना। और फिर यह भी कहा जा रहा है
कि उनके घर पर जो छापा मारा गया वो भी इसी चीज की कड़ी है। अब ये जो जज साहिबान है ना, इससे पॉलिटिकल नैरेटिव जुड़ा हुआ है। जिस जज मुज़ाहिर अली नकवी के बारे में बात की जा रही है वो, और फिर परवेज इलाही साहब, जिसे बतौर ईंधन के, सियासी ईंधन के इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के एक जज मुज़ाहिर अली नकवी के दरमियान टेलीफोन कॉल, और फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और एक सीनियर वकील के माबैन टेलीफोन कॉल। और ये कॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी, व्यूअर्स याद रखें, चूंकि साकिब निसार साहब ने गो के नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसले तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन क्योंकि डिक्लेयर किया था, ये उनका गुनाह था, जिसके बारे में नून लीग समझती है कि इस गुनाह की सजा जो है उन्हें जरूर मिलेगी। इसलिए ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का केस है, जिसके बारे में ऑब्वियसली एक तहकीकात के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है क्यों करवाया जा रहा है, ताकि एक दफा साकिब निसार को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और उसके ऊपर ये एक सियासी बयानिया जो है वो घड़ेंगे। फिर एक वकील और सहाफ़ी के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच के सामने केस के नतीजे के बारे में टेलीफोन कॉल, यानी कयूम सदीकी साहब हैं और फिर एक दूसरे साहब हैं, उनकी टेलीफोन कॉल की बात आई। और ये भी नोटिस किए गए और किसके सामने रखे गए, जस्टिस काजी फैजी ईसा के सामने। यानी अपनी मर्जी के लोग, अपनी मर्जी की तहकीकात, फिर आपको पहले दिन से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। और शुरू करें जस्टिस कयूम से, शुरू करें जज अरशद की जो वीडियो किससे रिकॉर्ड की, पूछा जाए क्योंकि कैसे हुई, फिर पूछा जाए कि मरीम के पास कौन कौन सा मवाद जो है उनकी फैक्ट्री में मौजूद है, इमरान खान की ऑडियोस कौन रिकॉर्ड करता रहा, जनरल बाजवा साहब करते रहे, उनको भी बुलाकर पूछा जाए। है किसी में हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब जो दर्जे में इस वक्त सीनियरिटी में तो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन ये साबित कर रहे हैं कि इनका नंबर असल में जो दयानतदारी है उसमें भी यही नंबर इनका पाकिस्तान की कौम के सामने है। फिर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि टेलीफोन कॉल जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और उनकी पार्टी के एक साथी के दरमियान में हुई, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर किस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, क्या इसके ऊपर भी तहकीकात की जाएंगी कि ये किसने रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने वाले कौन थे। फिर चीफ जस्टिस उमर अता मंदयाल की सास और एक वकील की अहलिया के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के केसों और गैर आईनी असूल पर टेलीफोन कॉल, क्या इसके ऊपर भी किसी किस्म की तहकीकात की जाएगी और बुलाकर पूछा जाएगा कि उस वक्त ये किसने कॉल जो है वो रिकॉर्ड की है, बताया जाए पाकिस्तान के इस जज को। और जवाब नहीं आएगा। बाबर सत्तार साहब ने आवाज तो उठा ली है लेकिन जवाब नहीं आएगा। फिर साकिब निसार साहब के साहबजादे और नजम साकिब और उनके दोस्त के दरमियान टेलीफोन कॉल और वो अपने वालिद का जिक्र करते हैं। क्या इन ऑडियोज की कोई कानूनी हैसियत है? अब ये एक बुनियादी सवाल है। अब ये चीजें तो हो रही हैं। अच्छा, मैं आपके सामने ना कुछ चीजें रख देता हूं समझने के लिए। ये खेल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव का है और इसके अलावा कि ये खेल और कुछ नहीं है। कमीशन के मुतालिक आइन और कानून क्या कहता है? ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग या तहकीकाती कमीशन है, इसके अलावा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक अदालत नहीं है और इस कमीशन के पास चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, जब इस कमीशन में बैठ जाएंगे तो वो अपनी बतौर जो जजेस पावर हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होगा जिसके तहत इंक्वायरी जो की जाती है। ये कमीशन सिर्फ सिफारिशात मुरतब करता है जिनकी बुनियाद पर मुमकिना तौर पर आगे चलकर किसी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। जब भी ऐसा हुआ तो इस अदालत के सामने जरूर ये सवाल आएगा कि ये शवाहिद किसने इकट्ठे किए और कैसे इकट्ठे किए गए। नामालूम और गुमनाम जराए से हासिल करदा शवाहिद पाकिस्तानी कानून के तहत काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि बुनियादी शर्त यही होती है कि ऐसे जराए हर जरा की जिन पर जरा की जा सके, जो गुमनाम जराए ना हो, जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है उसे चैलेंज किया जा सके, सवाल उठाया जा सकता है। और आपने एक ऑडियो और वीडियो, मैं इसमें एक नुक्ता और भी आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इन ऑडियोज और वीडियोस की कोई हैसियत नहीं है, यानी इसके ऊपर रिलाय जो है वो कानूनी शहादत के अंदर रिलाय नहीं किया जा सकता। ये एक बुनियादी सवाल है, इसके ऊपर यकीनन जब आप कोई इस किस्म का कमीशन बनाते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मुतअद्दिद कमीशंस बने। ब्रॉडशीट जुडिशल कमीशन बना जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, जो मेरी खबर थी उसके ऊपर। फिर इससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, उस पर जुडिशल कमीशन बना। फिर माल टाउन जुडिशल कमीशन बना। क्या इन जुडिशल कमीशन की कोई कानूनी हैसियत होती है? ये बाइंडिंग नहीं होते। तो फिर
भाई वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? वक्त इसलिए ज़ाया किया जा रहा है, और साकिब निसार साहब के मामले पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये बात मालूम है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ एक पलंदा तैयार किया जाएगा और हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा कि जाओ जाकर एक इंक्वायरी जो है वो आपने जो हमने की है इसके ऊपर केस चलाना है तो चलाओ। सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है और पॉलिटिकल ईंधन फराहम किया जा रहा है इस हुकूमत को। और फिर से अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूं, चूंकि हमने इसका जिक्र किया कि परवेज़ इलाही साहब की ऑडियोज़, उसके ऊपर भी बाकायदा जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अब खबर ये आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है लाहौर से, और जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, एंटी करप्शन को शक था, उसे रोका गया। गाड़ी के अंदर कुछ ख़वातीन भी मौजूद थी और आखिरकार उनको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया, और ये कार्रवाई एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस की तरफ से जो है वो की गई। और चौधरी परवेज़ इलाही को ये अब कन्फर्म खबर हो गई है कि उनको उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों से एंटी करप्शन पंजाब जो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सके और फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो चलें। और आप ये भी देखेंगे कि एक तरफ ऑडियोज़ का मामला है और दूसरी तरफ सियासी तौर पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ दें, और फिर वो खुद भी एक इंतज़ार में होंगे। देखना ये होगा कि जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है तो किस किस्म की डीब्रीफिंग होगी, क्योंकि हमने अब से एक हफ्ता पहले जितनी भी गिरफ्तारियों को देखा है, जिसमें इब्रारुल हक साहब हों, अली जैदी हों, फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल हों, और जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनका नाम जो है उस लिस्ट से निकाल दिया गया, और एकदम से जो है उनकी जो रिहाई के हुक्म जो है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि परवेज़ इलाही साहब भी कितने दिन अंदर रहेंगे और किस किस्म की ब्रीफिंग इन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से दी जाती है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरीयों ने गुजरात के हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ही सियासत की है। और किंग्स पार्टी जिस तरह ये बनाई गई मुशर्रफ साहब के दौर में, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमें देखना होगा इस गिरफ्तारी के बाद कितने दिन अंदर रहेंगे, डीब्रीफिंग क्या होती है, जब बाहर निकलेंगे तो इमरान खान के दोस्त बनकर निकलेंगे या इमरान खान के दुश्मन बनकर निकलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ही थे जो कहते रहे कि हम कब तक नैपियां बदलते रहेंगे, और फिर जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, अब हम जो है वो दोस्त हो गए। तो देखना ये है कि दोस्ती होगी, क्या होगा। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला में करप्शन के मुकदमात जो है इनके खिलाफ दर्ज हैं। जमानत मनसूख होने पर परवेज़ इलाही अदालत में जा रहे थे, और चौधरी परवेज़ इलाही को ज़हूर पैलेस के करीब जो है ये गिरफ्तार किया गया है। व्यूअर्स, इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। और फिर परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो दोबारा चौधरी शुजात हुसैन के कैंप में चले जाएंगे या फिर वो चौधरी शुजात को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ख्वाहिश ये है परवेज़ इलाही साहब की कि इमरान खान साहब ये ऐलान करते कि उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा। वो आपके शाह महमूद कुरैशी साहब लीड नहीं करेंगे, बल्कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो ड्राइविंग सीट में होंगे। शायद अब इनके लिए ये फैसला है करना होगा कि वो किस जमात के साथ जो है वो जाएंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। इससे पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ 9 मई के वाकयात के हवाले से जो एक एक्शन लेना था, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो कार्रवाई हुई, और अब दोबारा शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। मेरी खबर के मुताबिक इस इजलास के अंदर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इसे बैन करना है, इसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करनी है, इंतहाई अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। सियासी पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह हमने कल देखा कि पैमरा की तरफ से भी खान साहब के ऊपर पाबंदी, उनकी तस्वीर, उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे ज़्यादा फाशिज्म क्या होगा। अगर किसी शख्स के ऊपर कोई मामला पेंडिंग है, किसी अदालत के अंदर मौजूद है, या उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाए तो फिर ठीक है, आप वही सलूक करें जो आपने नवाज शरीफ के साथ कई बरस किया। क्योंकि नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, एक मुजरिम है, सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, और दूसरी तरफ जो है वो खान साहब, उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, साबित नहीं हुए। लेकिन आप किसी भी शख्स को उसके इस हक से कैसे महरूम जो है वो रख सकते हैं। अब ये फैसला होगा
इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। ये गैर मामूली बात है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास होते हैं वो मुल्की सालमियत से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 मई को कौमी सलामती का मसला बनाकर जो है एक सियासी जमात के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मैं कल हामिद मीर साहब को सुन रहा था, और वो जब टेलीविजन पर नहीं होते, किसी महफिल में बैठकर बात करते हैं ना, तो वो फिर वो पूरी सही बात करते हैं, लेकिन ना जाने टेलीविजन पर हामिद मीर साहब को क्या हो जाता है। उन्होंने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहते हैं कि जब ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी लोगों को माइनस करते हैं ना, तो होता क्या है कि 3 साल के अरसे के बाद या कुछ अरसे के बाद ये लोग खुद पाकिस्तान के मंजरनामे से गायब हो जाते हैं, एकदम आते हैं और कहीं चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को माइनस किया जाता है ना, वो खुद ब खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करके वापस आ जाते हैं। तो खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, वो ये कहना ही चाह रहे थे कि ताकतें माइनस करने की तैयारी और माइनस करने के ऊपर तुली हुई हैं। आप जितनी मर्जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास बुलाएं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और सियासतदानों ने यहाँ रहना है। आसिफ अली जरदारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, सियासतदान रहता है, सियासतदान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। आप जो मर्जी उसके साथ कर लें। आपको याद होगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई थी आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कैनी की शहबाज शरीफ अपना आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और फिर वो 2 साल तक मुल्क से भागे रहे। फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ मुशर्रफ माइनस हो गया, नवाज शरीफ फिर वापस आया, फिर हुकूमत बन गई। फिर अगर आप इन हालात के अंदर भी इमरान खान को माइनस करेंगे तो 3 साल का अर्सा है ना जनाब, आपने सारी उम्र यहाँ तो नहीं बैठे रहना। फिर क्या होगा, ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जो है वो ताकतों के पास ज़रूर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अपनी छाप छोड़ने के लिए अपने टेन्योर के अंदर इस किस्म के ज़रूर जो है वो काम किए जाते हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उन्होंने सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए हदायत जारी कर दी हैं। 30 के करीब लोगों से वो इस्लामाबाद में मिले, लाहौर आ गए हैं, लाहौर में भी अब उनकी मुलाकातें होंगी। और इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह जहांगीर तरीन साहब की जो किंग्स पार्टी है, इसमें लोगों को एक बड़ी तादाद में जो है शामिल करवाया जाए। वो लोग जो सियासी बयानात नहीं देते रहे, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो जनूबी पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उन्हें इस पार्टी में शामिल करवाकर एक बड़े नंबर्स जो हैं पंजाब में सिक्योर करवाए जाएं, और नवाज शरीफ की पार्टी की जो पहचान है या जो बुनियाद है उसे कमज़ोर किया जाए। आज तो नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन याद रखिएगा, और मुझे लंदन में ये आवाज़ें सुनाई भी दी इनके अपने कैंप के अंदर से कि खुदा के लिए बाज आ जाए, ये जो आप इंतकामी दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, वो अल्फाज थे कोट अनकोट कि इंतकामी दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, ये नून लीग के लिए या किसी सियासी जमात के लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं होगी। आप दुश्मनी में इतना आगे निकल गए कि एक जमात को माइनस करने के पर तुले हुए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मेन बेनिफिशरी कौन है? वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और वो देखिएगा कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्लेट में रखकर दे दी जाएगी। वो इसलिए कहते थे ना कि अगला वज़ीर आज़म कहाँ से होगा, वो सिंध के डोमिसाइल का होगा। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को जो है वज़ीर आज़म देखूँ, तो उसकी तैयारी भरपूर अंदाज में जो है की जा रही है। और फिर से आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अस खुद नोटिस के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुतल्लिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने कुछ कहना था, कहते क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल का आगे से जवाब आता है कि हमारे 2 कवानीन है, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने की शिकों की आपस में मुमासलत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा वसी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक शिकें मौजूद हैं। दोनों कवानीन में से किसी पर इन्हिसार करना है, इस पर किसी एक हल पर पहुंचना ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि अदालत इस मामले को पार्लियामेंट को भेज सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए और वो ये कहते हैं कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। आपकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को
अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। यहाँ पर आपके अपने जो कवानीन ऑलरेडी आइन और कानून का हिस्सा हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं आप करवा सके, तो आप किस हैसियत में चीफ जस्टिस साहब ये बातें कर रहे हैं? पार्लियामेंट को ये मामला नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दें तो इस पर गौर करेंगे। एक तरीका ये है कि आप दोनों कवानीन पर सोचें और हम भी मशावरत करेंगे, वरना दूसरी सूरत में पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी करते हैं, देखेंगे कि कौन ज़्यादा तेज़ है। अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि आप हुकूमत से हदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं। अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई की ये जो इनकी प्रोसीडिंग थी, ये इन्होंने तो नहीं दी वफाकी हुकूमत ने, लेकिन ये वेबसाइट से हासिल कर ली गई। इसका भी जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और ये कहा गया कि ये खुशकिस्मती है कि साइट पर अदालत ये जो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो मौजूद थी और फिर जो समाअत है व्यूअर्स वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि इस वक्त एक वीडियो वायरल है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं और पास ही उनके जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब खड़े थे और जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे। उमर अता बंदयाल ने उनकी तरफ बढ़कर हाथ मिलाया, लेकिन हमने ये देखा कि जस्टिस काजी फैजी ईसा ने नागवारी का इजहार करते हुए अपना मुंह जो था वो दूसरी तरफ कर लिया। यही हाल है पाकिस्तान की सियासत का, यही हाल है अदलिया के जजिस का, और एक वाज़े तफरीक जो सिर्फ यहाँ तक महदूद थी कि आप का हुक्म जारी किया जाता है, हुक्म इम्तनाई जारी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब ये बाकायदा विजुअल्स की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और अगर आप ये कहें कि मुल्क के सियासी टुकड़े हो गए, मुल्क के सियासी टुकड़ों के साथ साथ आइनी टुकड़े हो गए, तो व्यूअर्स ये गलत नहीं होगा। 71 में हमने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा। आज वफाक पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की बातें कर रहा है, सिंध से जिस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं और पंजाब से जिस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की अदालतें तकसीम हो चुकी, इनके कई टुकड़े आपको होते हुए नजर आएंगे। और फिर ये भी याद रखिएगा कि सियासत के अंदर एक नहीं कई धड़े बन चुके हैं जो पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। आपको कुछ दिनों में जब ये इलेक्शन हो भी जाएं, जो खान साहब ने मैंने 2 रोज़ पहले आपको बात कही थी ना कि आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, और वो उन्होंने फैसला कर लिया है। या आप कुछ दिनों में देखेंगे कि पंजाब में कितनी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। और अगर कोई ये समझता है ना कि 5 साल अगली हुकूमत पूरे कर लेगी, तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार आपको पसंद नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं था बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन खान साहब का फैसला था, ताकतवर हल्के कहते रहे, इसके बावजूद खान साहब ने उसे नहीं बदला। यहाँ पर जब हुकूमतें पंजाब में भी जब एक अलायंस मौजूद होगा और लोगों को अपने साथ शामिल करके आप हुकूमत बनाएंगे, तो शायद इतना आसान नहीं होगा पंजाब की हुकूमत को चलने के लिए। और फिर आपको ये बताएं कि IMF प्रोग्राम ख़त्म करने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने मौजूदा IMF प्रोग्राम में तोसी ना कराने का फैसला करते हुए IMF के साथ नया कर्ज मुआहदा करने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। निगरान हुकूमत के जरिए नया प्रोग्राम लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई। हुकूमत IMF प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होगा और सवाल ये है कि क्या निगरान हुकूमत नया प्रोग्राम ले सकती है। आपको याद होगा ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये लोग कहते थे कि मुल्क के अंदर अगर निगरान हुकूमत आ गई तो भाई ये कैसे चलेगी, और ये सवाल बार बार किया गया कि IMF निगरान हुकूमत से किसी सूरत भी निगोशिएट नहीं करेगी। उस वक्त ये खान साहब को का मजाक उड़ाते थे। आज निगरान हुकूमतें जा रही हैं, इनका ख्याल है कि ये मुआहदा सिक्योर कर पाएंगे, लेकिन माहिरीन जो मईशत हैं, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत अगर ऐसा करे तो वो सूद बंद नहीं होगा, क्योंकि निगरान हुकूमत की मुद्दत काफ़ी कम होती है। IMF को गारंटी चाहिए और IMF को किस तरह ये गारंटी जो है मुहैया की जाएगी, चूँकि निगरान हुकूमत चंद माह की मेहमान होती है, तो ये सवाल बुनियादी होगा और मुख्तसर हुकूमत किस तरह से गारंटी मुहैया करेगी। वैसे आपको बता दें कि इस माली साल कर्ज की अदायगी पाकिस्तान को दिसंबर तक मजीद 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियाँ करनी हैं, जबकि बजट में मजमूई तौर पर 22 से 24 अरब डॉलर अदायगियां करना होंगी। IMF से नया मुआहदा ना किया तो अक्टूबर तक डिफ़ॉल्ट का संगीन खतरा होगा, यह भी मैं आपको बता दूं।
और फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत IMF की शराइत को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन हकीकत इसके ना बिल्कुल बरक्स है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम बहाली में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए टेलीफोन भी खड़काए थे लेफ़्ट राइट में, और इत्मीनान में लेने की कोशिश की थी। और इसहाक डार IMF पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब नहीं दे सके और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो जवाब कैसे देते कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया या नहीं कर गया। अब मसला यहाँ पर यह है कि डार साहब मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए हैं और इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि IMF से ये बात करना चाहते हैं लेकिन IMF ने इनकार कर दिया। मुल्की हालात और फिर दूसरी तरफ IMF का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है। जब आप चाइना की गोद में बैठेंगे, जब आप सऊदी अरब से कहेंगे यार कुछ कर्जा दे दो, UAE से कहेंगे कुछ कर्जा दे दो, यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि इन दोनों मुल्कों ने भी ये बात कही थी कि फ्यूचर में हम आपको कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो कर्जा देंगे, इस तरह कर्जा हम आपको नहीं देंगे। और फिर से इंतहाई अहम नुक्ता, जो अगर आप पाकिस्तान में माहिर जो मईशत है उनसे अगर आप बात करें, मुआशी माहिरीन से, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने IMF से मुआहिदा ना किया तो मुल्क यकीनन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसकी वजूहात क्या बताते हैं कि एक तो IMF कर्ज देने के इस्लाहात करता है, यानी वो बताएगा आपको कि आपने कितना पैसा कहाँ पर और कैसे खर्च करना है। और फिर जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो किस तरह इन प्लेस किया जाएगा, क्योंकि यही सवाल जो है वो IMF की हेड की तरफ से भी उठाया गया। इसलिए डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम होता है, ये भी एक बुनियादी सवाल है जो माहिरीन समझते हैं। जबकि दूसरे ममालिक सिर्फ कर्जा देते हैं, यानी हम सऊदी अरब के पास जा रहे हैं ना, और फिर UAE से उन्होंने सिर्फ कर्जा देना है, इस्लाहात के लिए वो बात नहीं करेंगे। अब इसहाक डार साहब UAE और चीन के सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे हैं कि मामलात को किसी तरह ठीक किया जा सके, लेकिन शायद ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।